हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 5। आज हम लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा कि किस तरीके से है जो है वो आगे का जो टॉपिक है हमारा उसको कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो रहेगा हार्वेस्टिंग। लास्ट टाइम में हमने जो है चैप्टर का जो पिछला टॉपिक था, आई थिंक दैट वाज अबाउट द इरिगेशन प्रोसेस। ओके, तो आज जो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो हार्वेस्टिंग है। इरिगेशन हमने कर ली, हमारी फसल तैयार होगी। अब किसान को अपनी फसल काटनी है तो उसे क्या करना पड़ता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स विद द सिकल इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जो एक ऐसा तरीका जिसमें जब फसल तैयार हो जाती है किसान की, तो उसके बाद उसे वो काटता है, ऑलराइट, उसके बाद उसे गैदर इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उसे क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। ओके, तो हार्वेस्टिंग की इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको सिंपली इतना समझना होगा कि जो कुछ भी हमने प्रोसेसेस पहले देखी, जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस थी, ये उसकी ऑलमोस्ट लास्ट प्रोसेस होती है, जिसमें कोई भी किसान जो है वो अपनी फसल को काटता है, काटने के बाद उसे इकट्ठा करता है और फिर उसमें से ग्रेन्स को अलग करता है, भूस को अलग करता है और उसको जो है वो थ्रेशिंग कहा जाता है। वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। ऑलराइट, सो आगे का टॉपिक देखने के लिए लुक एट द डायग्राम। राइट हैंड साइड में आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे किसान जो है वो अपने खेत से फसल काट रहा है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये हार्वेस्टिंग का पहला पॉइंट है। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद इकट्ठा कर लिया। अब राइट साइड में दूसरा पिक देखिए, दूसरे डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ किसान है जो उस अनाज को, जो कि एक्चुअल में अभी सेपरेट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको इकट्ठा करके और एक लकड़ी के बड़े से ब्लॉक के ऊपर जोर जोर से मार रहे हैं। उसमें से दाने अलग हो जाएंगे और भूसा अलग हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। और ये थ्रेशिंग दो तरीके से की जाती है। आजकल मशीन्स आ गई है, उसके थ्रू भी होती है, और पहले जो लोग करते थे वो आप डायग्राम में देख पा रहे हो अपने पिक्चर में कि किस तरीके से जो है पुराने जमाने में लोग थ्रेशिंग की प्रोसेस करते थे। तो थ्रेशिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हे, यानी कि फूस में से, घास में से या प्लांट में से दानों को अलग करना, दैट इज व्हाट वी कॉल थ्रेशिंग। उसको थ्रेशिंग कहेंगे हम। ओके, अब उसका अगला जो मेथड हमारे पास हार्वेस्टिंग में एक होता है, उसकी अब थ्रेशिंग होगी। थ्रेशिंग के बाद अब इसमें कुछ भूस अगर बच जाती है, कुछ काफ होती है, भूस, घास वाला हिस्सा, ये कह लीजिए जो प्लांट का लकड़ी वाला हिस्सा अगर उसमें रह जाता है, तो उसको सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग काफ फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग। और ये भी आप डायग्राम से बेहतर तरीके से समझ सकते हो। एक हाइट से ग्रेन्स को नीचे गिराया जाता है और एक या तो हवा की डायरेक्शन होती है या फिर पंखा चला के, तो जो हल्की वाली उसमें भूस होती है वो सेपरेट हो जाती है और जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होने की वजह से नीचे ढेर लगा लेते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द विनोइंग। विनोइंग के बाद क्या होता है? अब स्टोरेज करना पड़ता है। तो आप देख रहे हो कि स्टोरेज करने से पहले ग्रेन्स को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। तो ड्राई करना मतलब उसमें कोई मॉइस्चर ना बचे, बिकॉज जब हम उसको स्टोर करेंगे जिन भी स्टोरेज में, वहाँ पे अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो उसमें जो है छोटे छोटे फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसी चीज़ें जो ग्रो कर सकती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हो कि किस तरीके से किसान अनाज को पहले सुखाते हैं धूप में और फिर उसके बाद उन्हें स्टोर करते हैं। तो ड्राइंग क्या होती है? बाय ड्राइंग मॉइस्चर गेट रिमूव्ड एंड इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मॉइस्चर है वो निकाल दिया जाता है और ऑर्गेनिज्म जो है उनकी अच्छी खासी ग्रोथ वहां पे होती है फिर। ओके, मतलब ग्रोथ कब होगी? अगर वो मॉइस्चर एज इट इज रहेगा। अगर हम ड्राई कर देंगे तो नहीं रहेगी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मॉइस्चर नहीं निकला तो किसान का अनाज सड़ सकता है, खराब हो सकता है, उसमें डिजीज लग सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तबाह कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंटेनिंग द स्टोरेज कंटेनर। अब जिनमें स्टोर किया जाता है वो डिपेंड करता है कि कितना अनाज हुआ है, तो उस हिसाब से स्टोरेज भी उसके लिए उसी हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो मेंटेनिंग द स्टोरेज के अंदर सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो गनी बैग्स होते हैं। गनी बैग्स क्या होते हैं? जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, बोरी, ठीक है, ये जूट की बनी होती है, इनको गनी बैग्स बोलते हैं और हिंदी में इसे बोरी कहा जाता है। अर्दन पॉट्स होते हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन है, उसमें भी जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। ये पुराने तरीके, वैसे अभी तो बहुत नए तरीके जो है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। इनसे जो है ये पुराने तरीके हुआ करते थे। एक्चुअली आप कह सकते हो कि ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड थे इस तरीके से स्टोर करने के। बोरियों वाला मेथड तो आज भी यूज होता है। अब देखो ये है गोडाउन, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, इसमें ये जो गनी बैग्स हैं उनके अंदर अनाज भरा हुआ है, चाहे वो गेहूं है या चावल है,
और उनको जो है ऐसे वेंटिलेटेड यानी कि हवादार जो है गोडाउन्स में रखा जाता है ताकि वहाँ पे उनको एयर मिलती रहे और उसमें किसी भी तरीके की फंगस या मॉइस्चर ना लगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गनी बैग जो है ज़मीन पे नहीं टिके हुए बल्कि उनके नीचे लकड़ी के जो है क्या बनाए गए, स्पेशल एक तरीके के फट्टे बनाए जाते हैं जिनके ऊपर इन्हें रखा जाता है ताकि धरती का मॉइस्चर उन्हें खराब ना करे। तो गोडाउन्स एक्सेट्रा शुड बी स्प्रेड विद द फ्यूमिगेंट्स एंड देयर शुड बी नो सीपेज सो दैट क्रॉप्स कैन स्टोर प्रॉपर्ली। अब ये जो जहाँ ये गनी बैग्स, ये बोरियां वगैरह स्टोर की जाती है वहाँ पे पहले फ्यूमिगेंट्स स्प्रे किए जाते हैं। फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं? जो फंगस को किल कर देते हैं, जितने भी माइक्रोब्स है जो हवा में रहते हैं उनको मार देते हैं और उसके बाद ज़मीन से उनको थोड़ा हाइट पे रखा जाता है ताकि ज़मीन का मॉइस्चर उन्हें ख़राब ना करे। ओके, तो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है। पहले तो सुखा के हमने मॉइस्चर निकाल दिया और बाद में उनमें मॉइस्चर ना आए उसके लिए उनके लिए स्पेशल तरीके यूज किए जाते हैं। अब आज के टाइम में जिनको हम कहते हैं साइंटिफिक जो तरीके होते हैं, जो सरकार पूरे देश में जितना भी अनाज पैदा होता है उस अनाज को क्या करते हैं, गवर्नमेंट से खरीद लेते हैं। ओके, और उसकी वजह से जो है अनाज जब उनको मिल जाता है तो वो अनाज को गवर्नमेंट जो है वो खास तरीके से स्टोर करती है, इनको बोलते हैं सीलोज। तो ये इम्प्रूव्ड है, साइंटिफिक अप्रोच इसमें यूज की जाती है। तो स्ट्रक्चर्स दैट आर एयर टाइट, रैट प्रूफ, चूहे नहीं घुस सकते उसके अंदर, एंड कैन मेंटेन स्टडी टेम्परेचर, और उसके अंदर एक खास टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है साइंटिफिक तरीके से, जिसकी वजह से उसके अंदर किसी भी तरीके का मॉइस्चर पनपने का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पनपने का कोई तरीका नहीं होता। और ये जो मेथड है ये काफ़ी कन्वीनियंट है और इसमें टनों टन अनाज स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ये जो आपको सीलोज दिख रहे हैं ये इतने बड़े होते हैं, घर के साइज के बराबर होते हैं और इसमें टनों टन जो है वो स्टोर किया जा सकता है अनाज, और जब जरूरत होती है तब उसको निकाल के यूज भी किया जाता है। एडवांटेज क्या होते हैं स्टोरेज करने के? एडवांटेज ये कि फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होगा, हमारा पहला पॉइंट, एंड इट हेल्प इन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होल ईयर। पूरे साल जब सीजन नहीं होता है तब भी हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनको खास तरीके से स्टोरेज में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, और इससे हमारी इमरजेंसी स्टॉक जो है बना रहता है और हमें अवेलेबिलिटी होती रहती है चीज़ों की। सो आपने देखा होगा कि जब सेब का सीजन नहीं होता तब भी आपको मार्केट में सेब मिल रहे हैं, अनार मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनको खास तरीके से स्टोर करके रखा गया है और टाइम टू टाइम उन्हें निकाल के मार्केट में लाया जाता है। ऑलराइट, अगला पॉइंट है स्टोरेज का। हमारे पास ड्राई स्टोरेज क्या होते हैं? आप ये डायग्राम देखिए, ये आपके घरों में भी इस तरीके की बोटल्स होगी जिसमें आपके मदर जो है वो क्या रखते होंगे, दालें रखते हैं स्टोर करके, और एयर टाइट कंटेनर होते हैं, इसमें एयर जो है वो नहीं जाती अंदर, तो इसमें फूड ग्रेन्स को, दालों को, इस तरीके की चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है और पूरे महीने उसका इस्तेमाल टाइम टू टाइम किया जाता है। एक होते हैं कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज जनरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए यूज किए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है -डिग्री में या फिर आप कह सकते हो 0 डिग्री होता है, ताकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल वहाँ रखें वो सूखे नहीं, खराब ना हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना करे और उसमें डिजीज ना हो। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी मेंशन्ड बाय दैट ऑफ द, मेंशन नहीं होगा, ये मेंटेन्ड होगा बाय द नेचुरल मेथड। किस तरीके से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो नेचुरल मेथड से हम मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक तरीका है क्रॉप रोटेशन और दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, पहले क्रॉप रोटेशन को समझते हैं। क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ऑन सेम लैंड, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल मेंटेन। अब ये क्या है, इसमें ध्यान से देखिए, डायग्राम देखो। सबसे पहले मान लो किसी ने सब्जियां उगाई, ठीक है, गाजर उगाए, गाजर उगाने के बाद अगली फसल उस खेत में उसने सब्जी की नहीं लगाई बल्कि दालों की लगा दी। दूसरा डायग्राम देखिए, उसमें जो डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो है किसी और टाइप की फसल, तो ऑल्टरनेटिवली हर साल बदल बदल के उसके अंदर फसलें उगाई जाती है, क्रॉप सो की जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो प्रॉपर्ली ग्रो होते रहते हैं और इस वजह से जो आप कह सकते हो क्रॉप्स है वो भी अच्छी ग्रो करती है, उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेशन की वजह से सॉइल जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स, जब तक दूसरी फसल कट के तैयार होती है तब तक पहले वाली फसल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस सॉइल में रिटेन हो जाते हैं या रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका होता है क्रॉप रोटेशन का, यानी कि फसलों को बदल बदल कर बोना, ताकि किसान को तरह तरह की फसलों से ज़्यादा मुनाफा भी हो और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती रहे। तो दैट इज द पॉइंट जो आप ध्यान दे सकते हो इसमें। ऑलराइट, उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास क्रॉप रोटेशन जो है उसके क्या क्या बेनिफिट है या एडवांटेज है। तो पहला है द लैंड गेट यूटिलाइज्ड इन अ बेटर वे। जो जमीन है, जो किसान का खेत है, वो अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल कर सकता है, अपनी जमीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके वो ज़्यादा क्रॉप्स उगाता है और उससे उसको ज़्यादा मुनाफा होता है। दूसरा है सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, जो जमीन की उर्वरा पावर होती है,
ठीक है, उर्वरा शक्ति होती है वो बनी रहती है और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, इसलिए उसमें जो भी क्रॉप उगाता है किसान उसको उसका अच्छा आउटपुट मिलता है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि फार्मर हैज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स फॉर सेलिंग। अब वो ऑल्टरनेटिवली एक साल में 3 से 4 फसलें अगर सेम जो है वो क्रॉप फील्ड में उगा रहा है, अपने खेत में उगा रहा है, तो उसको हर एक फसल से ज़्यादा मुनाफा होगा और इस वजह से उसको अच्छा जो है इनकम का सोर्स उसका बन जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एग्जांपल ऑफ द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के एग्जांपल है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स होते हैं दाल, जितनी भी दालों के प्लांट है, विच इंक्लूड, जिसमें पी मटर है, बीन्स राजमा, ग्रेम चना, इसके अलावा पल्सेस, ये सब दालों का एक कॉमन नेम है, पल्सेस उनको कहते हैं। दे आर ग्रोन इन द फर्स्ट सीजन, ओके, एंड व्हीट इन द नेक्स्ट। तो पहले सीजन में किसान क्या करता है, क्रॉप रोटेशन का तरीका है, सबसे पहले उसे क्या उगाना चाहिए, दालों की फसलें, क्योंकि दाल या जितनी भी लेग्यूम्स होते हैं, जितनी भी पल्सेस होते हैं, इनके अंदर एक खासियत होती है कि इनके रूट्स के अंदर खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर ट्रैप करके ले आते हैं और उससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद जब वो व्हीट या गेहूं या चावल को उगाएगा तो उस सॉइल के अंदर उस नाइट्रोजन की वजह से उस गेहूं, व्हीट या राइस को या क्रॉप को जो है अच्छी खासी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। नाइट्रोजन एक अच्छा खासा न्यूट्रिएंट है जो हर एक प्लांट को चाहिए और इस वजह से उसको अच्छी पैदावार होगी और रिपीटेडली अगले उसमें वो क्या कर सकता है, सब्जी उगा सकता है, फिर सब्जी के बाद चाहे तो दोबारा दाल उगाएगा और इस तरीके से क्रॉप्स जो है ऑल्टरनेटिवली ग्रो होती रहती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है और ये ज़्यादातर किसान हमारे देश में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करते हैं ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द लेग्यूम्स क्रॉप्स। लेग्यूम्स का मतलब होता है दालें, ऑलराइट, उनको लेग्यूमिनस क्रॉप्स कह सकते हो आप। हैज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनमें खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो इनकी जड़ों में पाए जाते हैं, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। ऑलराइट, तो दे यूजेस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बट इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड मेक्स द सॉइल रिचर इन नाइट्रोजन एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज मेंटेन। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट, दालों के प्लांट उगाती हैं, पहली फसल जो है किसान साल में वो दाल की इसलिए उगाता है ताकि उसके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए, क्योंकि इन दालों के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर में जिसमें 78% नाइट्रोजन है उसको खींच के सॉइल तक लाता है और सॉइल के अंदर नाइट्रोजन वही काम करती है जो हमारे लिए प्रोटीन करती है। तो इसीलिए दालों के अंदर अच्छी खासी प्रोटीन होती है, क्योंकि दाल के जो प्लांट होते हैं, पल्सेस जो होती है, जितनी भी तरीके की दालें हैं वो नाइट्रोजन की मात्रा ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेती है, उनकी ये नेचुरल टेंडेंसी रहती है। ओके, अगला मेथड हमारे पास जो है वो मल्टीपल क्रॉपिंग का होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, द मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में 2 या 2 से ज्यादा तरीके की क्रॉप्स को अगर हम किसान उगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। और मल्टीपल का मतलब होता है कि खेत तो एक ही आपके पास, लेकिन आपने उस एक खेत में, ठीक है, एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो की है। मल्टीपल मीन्स मैनी। तो एक लाइन में, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, एक लाइन में अगर किसी ने टमाटर लगा रखे तो दूसरे लाइन में उसने भुट्टे भी लगा रखे हैं, तीसरे लाइन में हो सकता है कुछ और लगा रखा। तो एक ही खेत से उसको एक से ज्यादा फसलें मिलती है और ये डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यूज करती है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यूज करने की वजह से प्लांट जो है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं करते। जैसे मान लो आपको दाल पसंद है, मुझे जो है वो मान लो पनीर पसंद है, किसी तीसरे को कुछ, तो ऐसे फसलों की चॉइस भी न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग होती है और इस वजह से वो अच्छी खासी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ज़्यादा पैदावार किसान को देता है। तो ये भी एक बेस्ट मेथड होता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग द क्रॉप्स। क्रॉप्स को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया हम यूज करें, तो क्रॉप्स विद द डिफरेंट मैच्योरेशन पीरियड जो है दे आर चूजन, यानी कि ऐसे क्रॉप्स किसान चुनता है जिनका मैच्योरेशन पीरियड अलग अलग हो। मतलब कुछ 3 महीने में तैयार होती है, कोई फसल मैच्योर होती है 5 महीने में, कुछ ऐसी होती है जो जैसे शुगर केन है उसको 1 साल चाहिए पूरे का पूरा। लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि दालों के जो है वो 3 से 4 महीने में फसल किसान की तैयार हो जाती है। तो ये क्राइटेरिया उसको सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि उसको जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे और उसकी इनकम भी अच्छी खासी बनी रहे। तो ये साइंटिफिक तरीके हैं जो आज के टाइम में जो किसान है वो अपना रहे हैं और उनको अच्छी खासी पैदावार हो रही है और वो अपने परिवार को पाल रहे हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर। अब हमारे देश के अंदर अगर तुम देखो तो हर साल कई हजार किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो जान दे देते हैं, खुद को फांसी लगा लेते हैं या जहर खा लेते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है, डिफिकल्टी इन हार्वेस्टिंग,
इन किसानों के पास ज़मीन है लेकिन ज़मीन की फर्टिलिटी वीक होती है या फिर सिंचाई की सुविधा अच्छी नहीं होती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से इनकी पैदावार नहीं हो पाती है। और जो ये लोन लेते हैं ज़मीन में अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए, सीड खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, इंसेक्टिसाइड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, वो लोन तभी वो वापस रीपे कर सकते हैं जब उनकी अच्छी पैदावार होगी। लेकिन उनकी पूरी फसल तबाह हो जाती है या तो आंधी से, तूफान से या सूखे की वजह से, और ऐसे में इनका सारा जो पैसा इन्होंने कर्जे में लिया होता है उसमें ये डूब जाते हैं और अपनी ज़मीन जो है, इन्हें लगता है कि अब इनकी ज़मीन वो बैंक ले लेगा जिनसे इन्होंने कर्जा लिया था, इस वजह से ये अपनी जान दे देते हैं ताकि इनकी वजह से इनके परिवार की ज़मीन ना छिने। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों से बचने के क्या क्या तरीके हैं वो हमने सीखे इसमें। ऑलराइट, तो डिफिकल्ट इन हार्वेस्टिंग हो रही है लोगों को, खास करके फार्मर्स को, डिफिकल्ट इन सप्लाइंग द फर्टिलाइजर काफ़ी महंगे आते हैं तो वो उतने महंगे फर्टिलाइजर नहीं खरीद पाते एंड कैन स्प्रेड द पेस्ट। और पेस्टिसाइड के लिए भी शायद कुछ गरीब किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता है एंड कैन लोअर द क्वालिटी। और अब ये सब चीज़ें जो जरूरी है आज के टाइम में वो किसानों के पास नहीं होती है तो उनकी पैदावार घट जाती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। अब अगला पॉइंट आता है, फॉर बेटर रिजल्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरक्रॉपिंग। एक और तरीका भी है इंटरक्रॉपिंग, इंटर का मतलब के बीच में, दैट इज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डेफिनेट पैटर्न। ये जैसे आप अपने राइट हैंड साइड में अपनी स्क्रीन पे जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हो इसमें इंटर क्रॉप किया गया है, एक क्रॉप के बीच में एक दूसरी क्रॉप डाला गया। ये कुछ मल्टीपल क्रॉपिंग की तरह ही है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत क्लोजली चीजें होती है। इसमें जनरली एक ही टाइप की, जैसे सब्जियां ही उगा रहे हैं तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप की जो है वो वेजिटेबल्स उगाएंगे। तो ऑल लिमिटेशंस ऑफ द मल्टीपल क्रॉपिंग इज ओवरकम बाय द इंटर क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में जो प्रॉब्लम्स किसानों को आती थी उसके लिए साइंस ने एक और नया तरीका निकाला है जिसे हम बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो किसान है वो एक ही खेत के अंदर एक से ज्यादा सब्जियां एक टाइम में उगाता है, थोड़ा थोड़ा गैप रख के उनके बीच में, और इस वजह से उसको दो से ज्यादा क्रॉप्स मिलती है और वो जब उनको मार्केट में भेजता है तो उसको बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है। तो ये इंटरक्रॉपिंग है और इंटरक्रॉपिंग का पैटर्न जो है मल्टीपल क्रॉपिंग से ही लिया गया है। मल्टीपल क्रॉपिंग में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती है और इंटरक्रॉपिंग में एक फसल के बीच में दूसरी फसल को इंड्यूस किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंड आई होप आप सभी बच्चों ने इसको अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, आपको इसका फायदा हो रहा है, तो लाइक जरूर करें। हर वीडियो को हर बार जितनी बार आप देखते हैं लाइक करें। लाइक आप लोग करते नहीं हो, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मेरे इन वीडियोज़ का ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो, और अगर आप ऐसा करोगे तो शायद मुझे वीडियोस बनानी ही बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज बदले में सिर्फ मुझे आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो इतना छोटी सी चीज़ में आपको कुछ देना नहीं है, कुछ खर्च नहीं लगता, उंगली जस्ट टेकानी होती है और उससे मुझे भी एक जो है वो सपोर्ट मिल जाता है कि मेरे चैनल पे लोगों को मेरी चीज़ें पसंद आ रही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक छोटा सा टॉपिक इसका और बचा हुआ है, वो मैं अगले उसमें कवर करता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ओके, so see you in the next class.